Okay. Now further discussion on budget, railways, resolution, appropriation bills, discussion together. Sri Narayan Lal Pancharia. Sri Narayan Lal Pancharia. What do you want? Why Nareshi? Why Nareshi you are doing like this? really. एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा You हो only गई want है। that. एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। अब सुनिए। एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया। श्रीमान मैंने इस मारे को उठाया है कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड माना गया इंडिया का, और सरकार जो चुनी जाती है, जो सरकार बनाई जाती है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए बनाई जाती है। आर्टिकल 19 आप देख लीजिए। आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रता हमको दी गई है कि हम अगर इंडियन सिटीजन हैं तो क्या क्या राइट हमको होंगे। आप 19 निकाल लीजिए। 19 में वाक स्वतंत्रता, अव्यक्त स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। श्रीमान संवैधानिक संकट ये पैदा हुआ। आज एमपी विपक्ष के सारे एमपी जो हैं उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 6 बजे का समय दिया। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति के समय मिलने के बाद हम लोग सबको 6 बजे जाना है। इसी बीच दिल्ली की पुलिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती, गृह मंत्रालय के, उनने एक आदेश जारी कर दिया कि एमपीज राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, पार्लियामेंट के बाहर नहीं निकलेंगे। 144 लगा दी, और उन्होंने कहा कि अगर कोई एमपी पार्लियामेंट के बाहर निकलेगा 5 से अधिक संख्या में तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। श्रीमान संवैधानिक प्रश्न ये हुआ, सुन जाइए, संवैधानिक प्रश्न ये हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट जिसको एडवाइस करने, जो अपनी एडवाइस के लिए जिस सरकार को बनाता है, वो उससे मिलने की अगर परमिशन मिल गई है और जिनको परमिशन मिली है बाय नेम, वो अगर उनसे मिलने जाएं तो क्या पुलिस उनको रोक सकती है? अगर हम पीसफुल मेथड में जा रहे हैं, अगर हम पीसफुल मेथड में नहीं जा रहे हैं तो दैट इज अनदर थिंग। और अगर उनसे रोक लगा दी तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया कि हेड ऑफ स्टेट इस देश में उसको भी कोई पावर नहीं रह गई और इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व नहीं रह गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या तो सरकार, What can I do? सरकार जो you do, Yeah. House is supreme. Tell me. House is supreme. Tell me. You can give please. you can give the direction to the government. No, please. No. आप सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं। Sit down. आप सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं। Sir, serious issue, नहीं, sir. Very serious issue. ये The तो government should intervene. होम मिनिस्टर साहब को बुला कर No, please. ऐसा पुलिस No. श्रीमान ऐसा अब क्यों कर आइए। रही है? कल तो सदन में आने के लिए हमको I am रोक दिया listening जाएगा। to 144 Naresh Agarwal. लगाकर। ये तो इस All तरीके others का may संकट seated. पैदा Let कर me दिया। listen to Naresh Agarwal. He has raised a point of order. All others may be seated. The emergency No. is declared. Assemble peaceably and without arms. This is one of the fundamental rights हाँ. जो हमें Who दिया is है भारत objecting के to it? संविधान ने। हम शांतिमय तरीके से बिना हथियारों के, अस्त्र शस्त्र के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। ये कैसे पुलिस कल्पना कर सकती है कि एमपी लोग यहाँ से लेकर वहाँ के बीच में गुंडई करेंगे या अभद्रता करेंगे किसी के? First of all, very unfortunate. let me say. First of all, see the yes. No. Wait. कि पुलिस You ऐसा have क्यों कर रही raised है? Naresh ji and Ram Gopal ji and Rajiv all raised an important issue, but the chair has no information as to whether such an order has been issued by the. Okay. All right. Let me complete. Let me complete. बाकी बोलने दे दो. Let me complete. I have not said full. अरे चेयर असहाय है, आप बोलिए। चेयर को शक्ति नहीं। बैठिए। मैं ये सुनना नहीं। let me complete. Sit down. No, what I only said, see, I have only information from what you said. What I meant to say is that, other than that, chair has no other record or information. That is all what I said. But I can make it very clear. See, if
honorable MPs have an appointment with the honorable President of India. MPs are free to go. Nobody can block it unless if MPs do some unlawful things, then it's a different thing. Let me say, but to go peacefully, please, no, outside if MPs do unlawful things, then it's a different matter. Let me complete. Yes, let me complete. Otherwise, to go and meet the Honorable President of India, when Honorable President has given an appointment, it is fully the right of the MPs and it is their privilege. I don't think anybody can block it. If such an order is there from the, if MPs want to go and meet the President of India on the basis of an appointment given by the President, if there is a police order, blocking that or preventing that, I think the government should examine and reconsider it. Yeah. सर Please, I am not allowing. सर Yeah, please. जो माननीय सदस्यों ने विषय उठाया है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात, वो संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी बात जो है वो करने के लिए वो जुलूस भी निकाल सकते हैं, वो राष्ट्रपति जी से मिलने भी जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो सूचना माननीय सदस्य गण को मिली है कि वो 4 से ज़्यादा लोगों को जाने से रोका जा रहा है, मुझे लगता है वो गलत है। Yeah, okay. Now railway discussions is Narayan Lal Pancharia. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सन 2015-16 के रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी और उनके सहयोगी श्री मनोज सिन्हा जी को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं के अनुरूप व्यावहारिक, संतुलित एवं विकासपरक एवं दूरगामी सोच के साथ एक बहुत ही अच्छा और रचनात्मक रेल बजट देश को दिया है। इसीलिए इस बार के रेल बजट की सर्वत्र प्रशंसा हुई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी ने इस रेल बजट की सराहना की है। इसका एकमात्र कारण है, मैं जो समझा हूं वो एकमात्र कारण है कि प्रभु ने समदृष्टि रखी है। महोदय, यूपीए सरकार के समय जो भी रेल बजट आया करते थे उन पर हम दृष्टिपात करें तो स्पष्ट है कि रेल मंत्री जिस राज्य या क्षेत्र के होते थे उस रेल इंजन का मुंह भी उस राज्य और क्षेत्र की तरफ हो जाता था। लेकिन इस बार का रेल बजट राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। मैं इसीलिए आदरणीय रेल मंत्री जी श्री सुरेश प्रभु जी को बधाई देता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं रेलवे के मात्र एक पहलू पर चर्चा करना चाहता हूं जो सामान्य श्रेणी से लेकर एसी कोच से ऊपर वाले सभी यात्रियों से संबंधित है। वह है स्वच्छता एवं यात्री सुविधा। अभी स्वच्छता अभियान शुरू करने से पूर्व तक के हालात यह थे कि यात्री जब भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचता तो देखता था कि प्लेटफॉर्म गंदगी से भरे पड़े हैं और रेल पटरियों पर पड़े हुए मल मूत्र की बदबू से प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। जहां तक यात्री सुविधा का प्रश्न है, मान्यवर, हालात यह थे कि रेल यात्री जब रेल के डिब्बे में चढ़ता तब से लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक जब वो उतरता और उससे ये पूछते कि यात्रा कैसी रही तो वो कहता कि कैद से छूटकर आया हूं। कहने का तात्पर्य है कि हालात इतने वर्षों के बावजूद भी रेल के नहीं सुधरे। मान्यवर, यात्रियों को भारी असुविधा का सामना निरंतर करना पड़ रहा था। रेल मंत्री जी ने सभी यात्रियों के दर्द को समझा। वो इस रेल बजट में
स्वच्छता व यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए कई घोषणाओं के साथ साथ यातायात सुविधा मद में वर्ष 2015-16 में 2374 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रावधान किया है, जो स्वागत योग्य है। मान्यवर, मैं राजस्थान से आया हूं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस रेल बजट में राजस्थान के लिए गत वर्ष की तुलना में बहुत ही अच्छे प्रावधान किए हैं। एक नई रेल लाइनें दोहरीकरण रूपांतरण का प्रावधान अगर हम देखें तो वर्ष 2015-16 में 192.38% की बढ़ोतरी करते हुए 1266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक इसी प्रकार यात्री सुविधाओं हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की तरफ ध्यान देंगे तो 62.3% गत वर्ष की तुलना में 62.3% की वृद्धि करते हुए 552.53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक अजीब सी स्थिति है, वर्षों से हमारे राजस्थान में मांग हुआ करती थी आरओबी और आरयूबी के स्वीकृति हेतु। गत वर्ष मात्र 2 आरओबी स्वीकृत हुई थी। इस बार 2015-16 में 64 आरओबी स्वीकृत करके और राजस्थान को मैं सोचता हूं बहुत बड़ी सुविधा रेल मंत्री जी ने उपलब्ध करवाई है। यांत्रिक परियोजनाओं हेतु स्वीकृति की बात करेंगे तो गत वर्ष की तुलना में 8.9% की बढ़ोतरी करके 118 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मंत्री जी ने किया है। रेल विद्युतीकरण के बारे में सोचें तो राजस्थान के बारे में हमेशा यह कहा जाता था कि वहां तो विद्युत का अभाव है, इसलिए गत वर्ष कोई तरह का प्रावधान नहीं किया। इस बार आदरणीय मंत्री महोदय ने राजस्थान के लिए इस बजट में 1347 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर 1520 किलोमीटर रेल को विद्युतीकरण करने का और दायित्व लिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, महाराष्ट्र से और हमारा बहुत बहुत रिश्ता है, पुराना नाता रिश्ता है। महाराष्ट्र की बेटी राजस्थान की मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे जी। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बीकानेर से दादर की एक ट्रेन है। मैं फलोदी से आता हूं श्रीमान। फलोदी का एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो मुंबई में न रहता हो। वहां की विधानसभाओं से लेकर, वहां की नौकरी में लेकर, वहां के शेयर मार्केट में लेकर मजदूरी तक करने के लिए हमारे गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, वहां से एक ट्रेन चलती है बीकानेर दादर, जो ट्राई वीकली है। उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, ट्रेन नंबर 12489/12490 बीकानेर दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उस ट्रेन को बीकानेर से मेड़ता होके जोधपुर आती है। उसको हम चाहेंगे कि बीकानेर से फलोदी होकर और जोधपुर आ जाए, कोई पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम राजस्थान का सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको भी वो ट्रेन और जो है उसके सुविधा मिलेगी यात्रियों को। ठीक इसी प्रकार माननीय मंत्री महोदय, दक्षिण भारत की हम बात करेंगे। मैं मारवाड़ी हूं, मारवाड़ से आता हूं, सबको पता है दक्षिण भारत का सीधा संबंध, चाहे सेठ हो चाहे साहूकार हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी होगा, आप जाके देखिए, चेन्नई में देखिए, बेंगलोर में देखिए, दक्षिण भारत के गांव गांव में जो सांसद बैठे सबको पता है दक्षिण भारत में मारवाड़ी सब जगह मिलेगा। बड़ी भारी सुविधा है मान्यवर, असुविधा का सामना हमारे लोग कर रहे हैं। सत्यता यह है, चेन्नई के लिए जोधपुर से मात्र एक ट्रेन है, वो भी ट्राई वीकली है श्रीमान, गाड़ी नंबर 16311-16126। इस प्रकार ये गाड़ी जो ट्राई वीकली है, मेरा आग्रह है आपसे कि इसको नियमित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा होगी और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को चेन्नई तक पहुंचने में, दक्षिण भारत में जाने में सुविधा होगी। ठीक इसी प्रकार बेंगलोर एक गाड़ी है, भगत की कोठी टू बेंगलोर सिटी, गाड़ी है 16507-16508, ये बाई वीकली है।
माननीय मंत्री महोदय, इस गाड़ी को भी, इसकी भी मैं चाहूंगा कि नियमित कर दिया जाए, तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा मारवाड़ियों पर कृपा होगी और बहुत से और हमारे लोगों को सुविधा हो जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, एक समस्या आपके सामने रखूंगा, वो ये है कि जोधपुर के अंदर हम जब भी मांग करते हैं, उत्तर एक मात्र ये आता है श्रीमान कि वहां पर लाइनें नहीं है। मेरा एक सुझाव है, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि जैसलमेर एक ऐसा स्थान है जो पर्यटक की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ऐसा श्रेष्ठ और बढ़िया स्थान है कि उसके बाद सीधा पाकिस्तान ही है। तो हम चाहेंगे कि जैसलमेर के अंदर वॉशिंग लाइन की एक जरूरत है। अगर जैसलमेर वॉशिंग लाइन हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वहां से कोई भी ट्रेन आ जाए, जोधपुर रुकने की आवश्यकता नहीं। 300 किलोमीटर तक संपूर्ण क्षेत्र को वहन करते हुए वहां पर जाकर रात्रि विश्राम की जा सकती है। बड़ी भारी समस्या तब होती है कि जब हम मांग करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, लाइन नहीं है, तो वहां लाइनें भी खूब है और वॉशिंग स्टेशन जैसलमेर में हो जाए। माननीय मंत्री महोदय, एक आखिरी निवेदन करके, और सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान और गुजरात, हम देखिए गुजरात से सटा हुआ राजस्थान बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे व्यापारिक संबंध भी है। पर्यटक की दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या में गुजरात के लोग हमारे राजस्थान के अंदर आते हैं। हम चाहेंगे कि जोधपुर और अजमेर के बीच में जो डबल लाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है, वो अगर हो जाए तो गुजरात और राजस्थान में अंदर आवागमन में भी बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, एक निवेदन और कर दूं और बधाई भी दे दूं कि वास्तव में आजादी के बाद पहली बार इस सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर सूद ली है। बहुत सुविधाओं के बारे में भी और घोषणाएं हुई है। मैं चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से पहाड़ों पर भी ट्रेन पहुंच जाए, तो विशेष करके मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्र में माओ गेट तक अगर रेल हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस रेगिस्तान में रहने वाले हम सभी लोग भी और वहां तक पहाड़ियों में पहुंचकर और पर्यटन का लुत्फ ले सकेंगे। आपने अवसर दिया। अंत में एक बार पुनः माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए मैं रेल बजट के समर्थन करता हूं। जय हिंद। श्री खेकी हो जी मोमी, क्या बोल रहे, खेकी हो जी मोमी। थैंक यू सर, थैंक यू। श्री रंजीव बिस्वाई, श्री रंजीव बिस्वाल, श्री लाल सिंह वडोडिया। यस, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में मेरी बात रखने जा रहा हूं। हमारे गुजरात में जो मध्य गुजरात है उसमें पुराना शहर खंभात है, उसकी सीधी बड़ौदा के लिए रेल लाइन नहीं है। दुवारण तक रेल लाइन है, उसको 22 किलोमीटर अगर खंभात तक नई पटरी डाल दी जाए तो खंभात अकीक और हीरे का बिजनेस सेंटर है, वो बड़ौदा से व्यापारी और हीरा घसू बड़ौदा के लिए व्यापार के कारण आना जाना पॉसिबल कर सकेंगे। और दूसरा खंभात से भावनगर, वो भी हीरा के लिए सेंटर है। खंभात और भावनगर को जोड़ने के लिए तारापुर तक रेलवे है। 35 किलोमीटर अगर नई पटरी जो धौलका से भावनगर तक रेल जाती है उसमें जोड़ दी जाए तो मध्य गुजरात और भाल नाम से जाने जाना वाला भाल प्रदेश सौराष्ट्र से रेल लाइन से जुड़ जाएगा। दूसरी मेरी बात यह है कि आनंद और गोधरा के बीच 75 किलोमीटर का अंतर है। आनंद और गोधरा के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नमक और खाद वैगन द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। करीब 20 मिनट में एक गुड्स ट्रेन पास होती है।
ट्रैफिक बहुत बिजी रहता है। अगर वहाँ डबल लाइन कर दी जाए, इसके लिए आगे के समय में, पिछले समय में भी रजूआत की गई है, तो उसको अगर ध्यान में रख के 2 पटरी डाल दी जाएगी तो वहाँ माल गुजारने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बहुत सुविधा उपस्थित होगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे मध्य गुजरात में डाकोर रणछोड़राय जी का प्रसिद्ध मंदिर है, 700 साल पुराना है। यहाँ यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से यात्री लोग आते हैं, लेकिन डाकोर से सभी स्टेटों से सीधी रेल यात्रा नहीं उपलब्ध होने के कारण बाय रोड आते हैं, तो कठिनाई भी ज़्यादा होती है और भाड़ा भी ज़्यादा लगता है। अगर एक ट्रेन दिल्ली से वाया गोधरा, डाकोर, आनंद होके अहमदाबाद के लिए और एक ट्रेन दिल्ली से वाया गोधरा, डाकोर, आनंद होके बंबई के लिए चलाई जाए तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली के यात्रालु दर्शन के लिए कम पैसों में सुविधापूर्ण यात्रा करके दर्शन कर सकेंगे। और एक लास्ट मुद्दा मेरा ये है कि मैं जो गांव से आता हूं, उमरेठ, उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे बारिश के समय और धूप में खड़े रहने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऊपर शेड नहीं है। तो दोनों प्लेटफॉर्म पे पूरी लंबाई में अगर रेल मंत्रालय द्वारा शेड लगा दी जाए तो बूढ़े लोग और बच्चे लोग समर में और रेनी सीजन में जो परेशानी झेलते हैं वो इसमें से मुक्त हो सकते हैं। ये बात हमारी रेल मंत्री ध्यान में रख के हमारे मध्य गुजरात को सुविधा देंगे, ऐसी आशा के साथ मैं मेरी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार, श्रद्धेय 5 मिनट। उप सभापति महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं, जो आदिवासी संथाल बाहुल्य राज्य है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि झारखंड आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे के लिए फ्रेट के रूप में जनरेट करता है, क्योंकि झारखंड में कोयला और खनिज का भरपूर भंडार है। कोयला एवं खनिज, जिसमें कॉपर, आयरन, बॉक्साइट, क्लेमाइन इत्यादि के खनन के अलावा ढुलाई के क्रम में कोयलांचल को 24 घंटे प्रदूषण का सामना करना पड़ता है और वहाँ के नागरिक टीबी, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, और जब उन्हें इलाज के लिए बेंगलोर या दिल्ली इत्यादि जगह ले जाने की आवश्यकता होती है तो समुचित रेल व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं आपके लिए और परिणाम स्वरूप हम बीमारी ले लेते हैं, इसलिए आप कृपा करके धनबाद से डायरेक्ट वेलोर और धनबाद से डायरेक्ट न्यू दिल्ली तक के लिए आप डायरेक्ट रेल की व्यवस्था करें, ताकि जो पॉल्यूशन के चलते लोग जो बीमार होते हैं उनका इलाज कर सके। मैं सदन को एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूं कि ये लोग मानते हैं कि झारखंड बहुत अमीर राज्य है क्योंकि वहां पर इतने कोयला और माइंस होते हैं, लेकिन आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जितना रॉयल्टी के तौर पर हमको दिया जाता है पैसा, उससे ज़्यादा हम लोग इलाज में खर्च कर देते हैं। महोदय, अभी दुमका को, संथाल परगना के दुमका को हाल में ही रेल लाइन से जोड़ा गया है, 2 साल पहले, आज़ादी के 68 साल के बाद, और इसलिए मैं मांग करता हूं कि संथाल परगना संथाल बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए दुमका से डायरेक्ट दुमका से डायरेक्ट न्यू दिल्ली और वेल्लोर के लिए जो नई ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वहां पर जो लोग बीमार पड़ते हैं इस कोयला और दूसरे खनिज पदार्थों के खनन और उसकी ढुलाई के दौरान, ताकि उनको इलाज के लिए वहां ले जाया जा सके। महोदय, हमारी राजधानी रांची है और वैसे तो रांची से
राजधानी ट्रेन है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का हाल इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि 12 मार्च को जो है सो ट्रेन, राजधानी ट्रेन से, मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 मार्च को सिकंदराबाद में रांची राजधानी का इंजन चला गया और बाकी डब्बा छूटा रह गया। लोग प्रभु प्रभु करते रहे, ऊपर वाले प्रभु ने तो बचा लिया। लेकिन मैं आप लोगों को से प्रार्थना है कि काइंडली रांची राजधानी के लिए व्यवस्था करें कि नए इंजन और नए डब्बे की व्यवस्था करें। ट्रैवल वाला शुरू कर दिया। महोदय, मैं दूसरी बात जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि नेशनल बजट के विषय, नेशनल एस्पेक्ट पर बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं सिर्फ झारखंड के विषय में बात करना चाहता हूं कि जो झारखंड में बहुत ऐसे शहर हैं जिसके बीचों बीच मालगाड़ियां गुजरती है, और जिस तरह से जो सेफ्टी मेजर लिया जाना चाहिए मालगाड़ियों को कि कोयला या दूसरे खनिज पदार्थ जैसे लाया जाए, वैसे उस तरह से नहीं ढोया जाता है, जिसके चलते पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी सेफ्टी मेजर है जो ढुलाई का, उसका जो है सो स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दें कि फॉलो करें, ताकि कम से कम ट्राइबल मरे पॉल्यूशन के चलते। और जो बहुत बीचों बीच शहर के से ट्रेन गुजरता है, और गुजरने के दौरान बहुत से रेलवे ट्रैक आते हैं जिसको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, धनबाद के निरसा थाना का, झारखंड के प्रधान खंता, जहां पर रेलवे ट्रैक के शहरों के बीच से गुजरता है, और कभी कभी स्कूल के बच्चों को घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे जो, इस बात को मैंने पार्लियामेंट में उठाया गया था, और पिछली सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि उसके ऊपर ओवरब्रिज बना दिया जाएगा। आपके तरफ से भी जवाब आया है कि आश्वासन आया है कि बना दिया जाएगा, लेकिन कब बनेगा काइंडली इस पर भी ध्यान दें, ताकि और शहर के बीचों बीच जितने भी झारखंड में इस टाइप के जो मालगाड़ी चलते हैं उसके ऊपर अगर यदि ओवरब्रिज बना दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। महोदय, अभी पंजाब के कल एक हमारे सांसद दोस्त ने बताया कि राजपुरा थर्मल पावर में सिर्फ एक ट्रेन जाती है, और उन्होंने बताया कि उसके चलते पॉल्यूशन होता है। झारखंड, जिसको आप लोग ट्राइबल होमलैंड बोलते हैं, वहां हजारों ट्रेन रात दिन गुजरती है, जिससे खनिज और कोयला ढोया जाता है। तो एक ट्रेन के चलते पंजाब के एक सांसद को कंपेल किया कि पॉल्यूशन लेवल पर बात करें। तो मैं बोलता हूं कि काइंडली कुछ ऐसा व्यवस्था करें ताकि कम से कम पॉल्यूशन कोयला और मिनरल के ढुलाई में हो, ताकि कम से कम लोग बीमार पड़ें, और जो रॉयल्टी के नाम पर जो आप लोग कुछ देते हैं उससे हम लोगों का और कुछ काम आ सके। महोदय, दूसरी बात मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि झारखंड के विषय में एक बात बराबर बोला जाता है कि ट्राइबल होमलैंड है। जब भी बात आती है कोई भी इनेक्टमेंट का या कोई भी बजट का या किसी भी बात का, तब बोला जाता है कि ट्राइबल के इंटरेस्ट को जो है सो बराबर सुप्रीम रखा जाता है। लेकिन आज तक का जो भी बजट आया हो, रेलवे बजट हो या जनरल बजट हो या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आएगा, अगर यदि ट्राइबल के इंटरेस्ट को सुप्रीम दिया जाता तो झारखंड के टोटल पॉपुलेशन का 14% दिल्ली या दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहर में जो है सो नौकर और दाई का काम नहीं करता और यहाँ पर प्रताड़ित होता। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अगर यदि ट्राइबल के इंटरेस्ट को अगर यदि आप सुप्रीम मानते हैं तो झारखंड में ऐसी व्यवस्था करें कि पॉल्यूशन कम से कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हाजी अब्दुल सलाम। Vice Chairman sir, I'm very thankful for giving me time. Yesterday I wanted to give my speech, but today I have got, this is many thanks. Because I am to speak, I am the only single person speaking from a state where there is no railway. During the last 150 years from the British period, we have no chance of getting or seeing this rail link. But recently from the UPA 1 and UPA 2, this has been introduced, this has been started from December 2004. And the length of from Impal to Jiribam, that is by bus it is 2
225 kilometer, but the estimate by train it is 111. And I have already given a copy of the write-up status of rail project in Manipur National Project. It was given to the railway minister yesterday. It will be no. The project covers Jiribam, Tupul, Imphal. So Jiribam, Tupul to this will be a length of 84 kilometer. Then Tupul to Imphal is 27 kilometer. And the number of tunnel will be 46. Total length of the tunnel 54.5 kilometer. Toll bridge number 4 number, major bridge 5 numbers, minor bridge 139. Anticipated expenditure is on January 2015 for 4,599 from Jiribam to Tupul, and the expenditure from Tupul to Imphal 1,397. That means this is 27 kilometer plus IT4. It comes to 111, and 27 kilometer is in the valley area. Anticipated cost and the survey work have been completed and construction work being started. And the Jiribam to Tupul, this 84 kilometer, this expected date for completion is 2016, and Imphal to Tupul to Imphal 27 kilometer is March 2018. And in this, because Manipur, though very small, included in the 29 states of India, and it has got an area of 22,327 with a population of around 30 lakhs. And this area was called by late Pandit Jawaharlal Nehru as Jewel of India. And the Indian National Army, INA, the tricolor was hoisted on 14/4 April 1944 on the Indian soil. And there is statue of Netaji Subhash in his uniform. So very peculiar. Loktak Lake is lake of miniature sea in the northeast, largest freshwater lake in the northeast. Indo-Myanmar Road, 110 kilometers from Imphal, southeast of Imphal, More, and way from Tamu to Namphalong. And Kaibul Lamjau, at the Loktak National Park, this is the last natural habitat of Bro antler deer, within bracket Sangai, that means locally known, of Manipur. Kaibul Lamjau National Park is the only floating park in the world. That means over the Loktak, this is floating. This is called, we call it Phumdi. That means, so that is, this is the only last in the world. So if so many persons, because again it will be Look East policy. Under the Look East policy, there is the roads are from national to international. It has been made from there, because in 1891 Manipur fought last war against British. That from 3 lines they invaded. One group from Burma, one group from Nagaland, one group from Assam. And the last fighting was in April. And so many historical places are there to be seen. But everybody, because now 30 lakh population, maybe 5% have seen the train, actual train.
Toy train. 95% they have never seen, and thousands of people die without seeing the train, even after independence of 70 years. So, from the present government, Honorable Railway Minister, I have given to the Honorable Minister also these figures, and I expect that this should be taken up at the earliest, so that Northeast we are having 8 states, only Assam is having in this house 7, the other 7 states including Assam or Manipur, we are having 1. Our voices are very small here. Even then, Look East, under the program of Look East, our voice should be heard by this house, and I think though there will be a huge expenditure, because we are talking just now, it has been mentioned 12,000 railway stations in the country, but see, not a single railway station. So out of 12,000, my speech will be quite different from others, because others are speaking about the welfare, about the benefit, and what is to be done, taken up. My request is to be extended the scheme, which has already taken up 11 years, and to complete it at the time specified here, that is 2016 one part and 2018 and last part. And this will credit will go to the honorable this side, this present government, and I hope on behalf of this 30 lakh population of that state, and increasing the importance of Manipur in the Look East policy, connecting with Burma, and we are so many persons wants to come to Manipur to see what I have mentioned, who is having in the world only one, and in India and in the Northeast. So I expect, on behalf of my state, request Honorable Minister and the government for completion of the present scheme, extension of the railway from Jiribam. Jiribam is the place divided by one river. One part is Assam, and I am sitting with my colleague, Honorable MP, and the other side, eastern side is Manipur, and the western side is Assam. The other side is Burma. So though small, though there is no more income, we are very important, because maximum of the boundary with Burma, every now and then we are fighting on behalf of the government of the defense ministry. That means the pole यहाँ रखेगा, उधर रखेगा, मॉर्निंग में एक जगह में रखेगा, इवनिंग में एक जगह में रखेगा, ऐसा होता है उधर में. We are fighting without any boundary, and yesterday also Honorable Chief Minister talked to me about this. Yesterday I thought in the last part I should have got this chance, but today morning I talked to Honorable Chief Minister that the next day I will, because however I have called on Honorable Minister, Railway Minister yesterday. I have given this note also. So I hope the Honorable Minister and the Minister of State is also there, and I think at this scheduled time, within this specified period, if this could be connected, then Look East policy will be fulfilled 100%, and not only our state, and Manipur is the remotest part from the rail link, and our nearest point, we are going to Dimapur. Dimapur is part of Nagaland, bordering with Assam, and it also covers more than 200 kilometers, almost 200. And Jiribam is also part of Assam, and Jiribam, already national highway is already there. However, so many years it has not been improved, and the bridges has not been constructed at the present
form. That means very old. During the British period, it was constructed. The big buses cannot fly. So only we are connecting with Burma. Even if there is a shortage of rice, we take money from here, but purchase. Sometimes we are permitted to take rice from Burma. That means morning जाएगा, evening में चावल लेके आएगा. ऐसा होता है. So I hope, Honorable Minister, the present government through Vice Chairman, I will lastly request for looking into this matter in consideration of not only Manipur, for the whole state, whole Northeast region, so that it will be always there is so many youths are there, they are not satisfied. However, with this everything will be normalized. Okay. श्री रामदास आठवले। सर, जो ये बजट सुरेश प्रभु जी ने 2015-16 के लिए जो पेश किया है, ये बजट बहुत क्रांतिकारक बजट है। खाली सभी लोगों को खुश करना, ये गाड़ी इधर जाएगी उधर जाएगी, इसी तरह की घोषणा ज्यादा ना करके जो प्रलंबित प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने का वादा, और बहुत जल्दी पूरा करने का वादा। क्योंकि रेल में ऐसा हुआ है कि मतलब एक प्रोजेक्ट अभी 2015 में अगर अपन मंजूर करते हैं और उसको वो प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का होता है तो उसको 25-30 साल लगते हैं, और अगर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ लगते हैं और वो कभी पूरा ही होता नहीं है। इसीलिए सुरेश प्रभु जी को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल भारत की शान है, भारतीय रेल भारत की शान है। नरेंद्र मोदी जी ने सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाया है, इसका हमें अभिमान है। रेल को कैसा ठीक चलाना, रेल को कैसा ठीक चलाना है उसका सुरेश प्रभु और मनोज सिन्हा को ज्ञान है। रेल को कैसा ठीक चलाना इसका ये दोनों को ज्ञान है, इसीलिए सारे भारत का ये दोनों की तरफ ध्यान है। तो मतलब रेलवे में अच्छी प्रगति करने की कोशिश अपन कर रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय के मेरा इतना ही कहना है कि जो खलासी होते हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी कामगार होते हैं, इनको 3 साल के अंदर परमानेंट करना चाहिए। मतलब बहुत खलासी ऐसे है कि उनको 8 साल 10 साल जब तक वो रिटायर होते नहीं है तब तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। और हमें खुशी है कि जो 15-16 लाख जो एम्प्लॉयज आपके हैं उसमें 4.5 लाख से ऊपर हमारी KCST के कर्मचारी आते हैं, और खलासी का काम, रेल डालने का जो काम है, ये काम हमारे लोग बहुत अच्छी तरह करते हैं। रेल के ड्राइवर है, ये रेल के ड्राइवर भी हमारे SC कम्युनिटी के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी हमारे अच्छे होते हैं। लेकिन जब हमारे डॉक्टर अभी इंजेक्शन देने लगे तो बोलते हैं 4 मर रहे हैं। तो SC/ST में आज मेरिट की बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही हर एक कैटेगरी में हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन इतना ही है कि हमारे महाराष्ट्र को बजट थोड़ा ठीक में मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब खाली आप महाराष्ट्र के, इसीलिए महाराष्ट्र को जब बिहार के मंत्री होते थे, रेल मंत्री बिहार को बजट से जाता था, यूपी के होते थे यूपी को जाता था, वेस्ट बंगाल को होते थे उधर जाता था, और इधर कुछ नहीं रहता था। और इसीलिए मतलब आपने महाराष्ट्र ही आपके सामने ना रखकर पूरा भारत देश आपने सामने रखा, और इसीलिए ये बजट मतलब किसी को मतलब टीका टिप्पणी करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो सभी देश की रेल किस तरह मतलब आगे बढ़ सकती है। ब्रिटिश ने मतलब जहाँ ब्रिटिश यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आई, और ब्रिटिश यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, मतलब यहाँ मसाले का व्यापार करने के लिए आए, और यहाँ 1-2 साल के लिए आए थे, लेकिन यहाँ 150 साल रहे। मतलब उनको इतने मसाले अच्छे लगे और भारत की जनता उनको इतनी अच्छी लगी कि 150 साल तक वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, लोकमान्य तिलक जी ने आंदोलन किया, सब लोगों ने आंदोलन किया, अंग्रेज चले गए, लेकिन रेल जो है, रेल हमारे पास है। और इसीलिए इस रेल को ठीक ढंग से चलाने के लिए मेरा निवेदन इतना ही है कि महाराष्ट्र, मुंबई अपनी भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल है, और पूरा भारत वर्ष जो भारत के हर राज्य के लोग मुंबई में रहते हैं, तो जो ट्रेनें अभी है वो और भी ट्रेनें बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेन होती है उस ट्रेन को जनरल डिब्बे ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। सर मतलब यहाँ अगर एक जनरल डिब्बा एक या दो ही होता है, तो
तो हर ट्रेन को 5 से जनरल डिब्बे लगना चाहिए और मतलब जितने लोगों को बैठने के लिए जगह मिलती है उतनी टिकट देना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर का घुसने के लिए मतलब मिलता था नहीं है। अगर 100 टिकट देना चाहिए तो या 1000 टिकट देते हैं और लोग मतलब वहाँ घुसना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे कंप्यूटर पर ऐसी एक योजना होनी चाहिए कि भाई अगर उनको हर आदमी को पैसा देकर अगर वो टिकट निकाल कर जा रहे हैं, जो विदाउट जा रहे हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो टिकट निकाल कर जा रहे हैं ऐसे लोगों को बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए। और अगर टिकट ज्यादा लोग ले रहे हैं तो उतने डिब्बे पर बढ़ाओ। रिजर्वेशन के लिए भी अगर आपके 500-700 पर वेटिंग रहता है तो अगर लोग पैसा देकर टिकट निकाल रहे हैं तो डिब्बे बढ़ाना चाहिए। और अगर एक इंजन अगर 30-40 डिब्बे भी अगर ले जा सकता है तो खाली 20 डिब्बा, 18 डिब्बा, 22 डिब्बा, 25 डिब्बा इतने में नहीं काम चलेगा। तो प्लेटफॉर्म थोड़े इतने लंबे नहीं हो सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट गाड़ी तो रुक सकती है। थोड़ा ये 20 डब्बे इधर रुकाओ, थोड़ा गाड़ी आगे ले जाओ। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि हर आदमी को रेल से जाना है, सुरक्षित ये मतलब रेल का प्रवास होता है। और इसीलिए रेल को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सुधारने की आवश्यकता है। मुंबई में लोकल है लेकिन वहाँ इतनी भीड़ होती है सर कि वहाँ मतलब लोकल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। और बाहर की जो ट्रेन आती है उसके लिए 2 अलग ट्रैक होना चाहिए, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के लिए। तो बाहर की गाड़ियों के लिए जाने आने के लिए अगर मतलब अलग ट्रैक हो जाते हैं तो मतलब वहाँ लोकल को प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसीलिए मुंबई में भी मतलब इसी सर अभी मतलब आप तो मतलब बेल बजा रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बजाते आप रेल चला रहे हैं और मैं बेल बजा रहा हूँ, थोड़ा रोकिए। आप मतलब अगर आप बजाते रहोगे बेल तो मैं आ जाऊंगा पे बेल, लेकिन मैं नहीं बेलाऊंगा। लेकिन यहाँ हमारे मंत्री महोदय को रिप्लाई देना है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि रेल को सुधारने के लिए आपकी कोशिश जारी है। और मैक्सिमम पैसा जो है मैंने बोला था कि जिस राज्य में जो फैक्ट्रियाँ होती है, जो कंपनियाँ होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ है, उनके तरफ से भी पैसा ले लो, राज्य सरकार की तरफ से भी पैसा लीजिए और जल्दी जल्दी पूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की कोशिश करिए। वर्ल्ड बैंक का भी पैसा आपने ले लिया था और भी लीजिए, जितना मिलता है उतना लीजिए और ये रेल की काम पूरा होना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारा महाराष्ट्र में कुर्डुवाड़ी में एक वर्कशॉप है, वो मीटर गेज का था, लेकिन वहाँ ब्रॉडगेज का काम चलता है। तो वहाँ ब्रॉडगेज का उसको मतलब ब्रॉडगेज का काम जो है हमेशा के लिए उधर मिलना चाहिए। पंढरपुर से लेकर मुंबई की जो ट्रेन है 3 दिन की होती है, लेकिन वो हफ्ते भर से शुरू करने की आवश्यकता है। और मुंबई से साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, यहाँ की रेल को रेल बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आखिर में इतना बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की चल रही है सुपर फास्ट रेल। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की चल रही है सुपर फास्ट रेल, क्योंकि यूपीए का बंद हो गया है सत्ता का खेल। महंगाई भ्रष्टाचार कम करने में वो लोग महंगाई भ्रष्टाचार कम करने में यूपीए हो गई थी फेल, इसीलिए सुरेश प्रभु की चल रही है जोरदार मेल। इन्होंने तो बालको नालको को कर दिया था सेल, इन्होंने तो बालको नालको को कर दिया था सेल, तो इनकी अब कौन चलाएगा रेल। और इसीलिए आप बजा रहे बेल, इसीलिए मैं रोकता हूं मेरी रेल। श्री भूपेंद्र सिंह जी 3 मिनट हैं, केवल 3 मिनट सर। 5 मिनट सर। जितना है सर। वाइस चेयरमैन सर, रेलवे बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरेश प्रभु जी मंत्री जी दोनों आपस में बात हो रही है। सुरेश मंत्री जी, रेलवे मिनिस्टर जी का मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि बोलिए आप बोलिए, उड़ीसा मेरे को अभी वो डिलीवर किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये कहते हुए कि हम एमपी लोग यहाँ से जो मार्च करेंगे राष्ट्रपति भवन के, उनको कहा गया कि आप मार्च नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, और उसके बाद क्या करेंगे वो करेंगे, उसके बारे में लिखा नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगर हो तो ना हमने अप्लाई किया इसके लिए, ना हमने उनको मांगा कि हमें जाना है। अब ये लेटर कैसे आती है और कैसे दिया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को? अभी विषय ये आया है सदन के, अभी आया, तभी तो ले आया मैं। चेयर से रूलिंग आई,
चेयर की रूलिंग की संसदीय कार्य मंत्री राज मंत्री जी। ठीक है। नहीं, ये अभी जो आया है, मैं इसलिए तुरंत पत्र आपका आ गया है, इसको तुरंत आपके नोटिस पे ला रहा हूँ इसको। ठीक है। ये यहाँ से पार्लियामेंट से अगर एमपी लोग मार्च करना चाहते हैं, मतलब राष्ट्रपति से मिलने, ये कैसी पाबंदी है कि आप रोक रहे हो? अब किस तरीके की तानाशाही की सरकार ला रहे हो भाई? सीताराम ना जी, क्या है जनवादी अधिकार बच्चे हैं? नहीं, सीताराम जी, लोकतांत्रिक अधिकार, जनतांत्रिक अधिकारों के प्रति हम पूरी तरह से सचेत भी हैं और सजग भी हैं। अभी जब नरेश अग्रवाल जी ने आपसे पहले इस इशू को उठाया था, तो हमने उस समय कहा था कि राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग या 10 सांसद या 50 सांसद या 100 सांसद जा रहे हैं तो जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। जहां तक मार्च का सवाल है, कोई भी मार्च अगर होती है तो उसके लिए जो है वो एक प्रक्रिया है। आपने अगर जो है उसके लिए प्रक्रिया के परमिशन ली होगी। मार्च अलग चीज हो गई, मार्च अलग चीज हो गई। राष्ट्रपति जी क्या मिलने का सामान्य प्रक्रिया ये है सीताराम जी, सामान्य प्रक्रिया ये है कि जो राष्ट्रपति भवन का मेन गेट होता है, वहां पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के वहां से मार्च करते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। अगर आप इंडिया गेट पे मार्च कर रहे हैं तो वो आप अलग व्यवस्था बात है। राष्ट्रपति महोदय ने हमें टाइम दिया जी, हम सांसद हैं, हम जा रहे हैं संसद भवन से, हमारा काम बीच में छोड़ के उनसे मिलने। हम कैसे भी जाएं, घोड़ा गाड़ी में जाएं या हम पैदल जाएं, मोटर गाड़ी में जाएं, इसकी कोई ना पाबंदी है ना कोई कानून है। ये कहाँ बताया गया? ये कौन सी नियम बता रहे हो आप? किस क्लास में लिखा हुआ अगर राष्ट्रपति से मिलने हम जैसे भी जाए हम कहाँ लिखा हुआ? देखिए नहीं, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं मुझे मालूम नहीं कि क्या आपको चिट्ठी मिली है। नहीं, 1 मिनट, जो भी चिट्ठी मिली है, जहां तक राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा होकर के वहां पे मार्च करने का प्रश्न है, वो राष्ट्रपति भवन तय करता है कि किसको हमारे यहाँ मार्च करके आना है नहीं आना है। जहां तक जो है वो संसद भवन के अंदर मार्च करना एक अलग विषय हो गया, आप सड़क पे मार्च करना एक अलग विषय हो गया। सर, हम अगर यहाँ से पैदल जाएंगे, अब उसको मार्च कहिए, फेस्टिवल जाना कहिए, जो भी कहिए, मुझे बेहतर होगा चिट्ठी आप दे दें तो अभी पता, मैं पता लगवाता हूँ संज्ञान में आ गया है क्या चीज है। और आपको जो है वो राष्ट्रपति जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल मिलिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। ना आप ये बताइए, ना हमने परमिशन के लिए मांगा, ना हमने कहा कि हम चाहते हैं कि परमिशन दे पुलिस। ये चिट्ठी आई क्यों भाई हमें? नहीं, ये क्या पुलिस राज चल रहा है? ये विषय नहीं है। आपको राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। आप राष्ट्रपति भवन पे 1 नंबर गेट पे जाएं, वहां से मार्च करके जाइए। वो सिस्टम है जो आज तक की प्रक्रिया है, सिस्टम है वो यही आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। हम वहां पे कैसे जाए, ये भी क्या सरकार तय करेगी अब? और हमसे कहेंगे कि आप कैसे जाइए वहां पे? You read that order, sir. Just read that order. मैं उसको अभी चेक कराता हूँ। व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट, just read that order. सीताराम जी बैठ जाए, ये संज्ञान में आ गया है। और उपसभापति जी, आपको मिलने जाना है 5 बजे 6 बजे, हम जितने बजे का भी है 6 बजे। मैं अभी उसको चेक कराता हूँ। हमें मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। आपने चेयर को चिट्ठी दी है, मैं लेकर के चेक कराता हूँ कि पता लगवाता हूँ गृह मंत्रालय से। नहीं सर, पुलिस चेयरमैन महोदय, हम एक संसद होने के नाते हम प्रोटेक्शन चेयर से चाहते हैं। सरकार प्रोटेक्शन दे या ना दे, अगर नहीं दोगे तो राजनीतिक तौर पर हम लड़ेंगे, वो अलग बात है। हम यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहते हैं चेयर से। चिट्ठी चेयर को दिया गया, ना हमने अप्लाई किया, ना हमने पुलिस से मांगा। हमसे ये कहते हैं कि आपके दल के कुछ सदस्य मार्च करना चाहता है राष्ट्रपति के लिए, वो अब सेक्शन 144 है, वो परमिटेड नहीं है। क्या मतलब है भाई? मैं पता लगवाता हूँ, मुझे समय दीजिए, मैं पता लगवाता हूँ। सर, you read that letter and please. No, this is a serious breach of privilege. I'm telling you. Otherwise, it will come into a serious case. उनके गेट तक वो आपको किसने रोका राष्ट्रपति भवन जाने से? इसलिए एक बार पता लगाने दीजिए क्या है। लेटर पहुंचाने का मतलब क्या है भाई, बताओ। तब हो जाएगा, उसके बाद ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आएगा। अभी गए कहाँ? नहीं, ये हो क्या रहा है सर? इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में क्या हो रहा है
कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति जिसका अधिकार है सड़क पे टहलने का, जी। पुलिस बताएगी आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। जी, ये चर्चा जारी रह रहे। लेंगे, हमको जो करना होगा हम करेंगे, इनको जो नहीं, वो करना तो वो करेंगे करेंगे, ही, तो बैठ जाइए आप। वो तो दूसरा करेंगे चलो। ही, वो तो करेंगे ही। पता तो चले कि किस तरीके किस तरीके से शासन चला रहे हैं। क्या हो रहा है, पूरे देश को पता लगे सरकार किस तरीके से तानाशाही रवैया अपने हम जाएंगे, हमसे डरे नहीं। आप जेल की गाड़ी भेज दीजिए, हम जेल की गाड़ी से राजपथ की गेट चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पुलिस तंत्र इस तरीके से काम करे। ये पुलिस तंत्र को कहां पर से अधिकार? अभी ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे देखिए साहब, कल इधर तक लेट चिल्लाते। देखिए ये जानकारी में आ गया है और सर मोटे तौर पर आपको अब के मार्च से पहले सरकार कुछ कहना चाहेगी तो कह सकती है, सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। देखिए नहीं, देखिए साहब अरे साहब अभी आपको साहब देखिए, मेरा नहीं निवेदन है कि सदन की कार्रवाई मानने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं सदन की कार्रवाई तो चलने दीजिए। जी। सदन की कार्रवाई कौन, सांसद ही तो चलाते। ठीक है ना सर नहीं, सुनिए ना, सांसद के अगर कोई भी जिम्मेदार है राष्ट्रपति से अभी कुछ नहीं, सुनिए, महामहिम राष्ट्रपति से मिल रहे हैं जो हमारे कस्टोडियन है। अगर उनसे कैसे मिलोगे और क्या किस तरीके से मिलना है, जो तरीका हमने सोचा यहाँ से पैदल जाने का वो संभव नहीं है, ये हम पूछ रहे हैं। ये सीधा उल्लंघन है। एमपी की बात छोड़िए, कोई भी हमारा देश का नागरिक है उसके अधिकारों का उल्लंघन सीताराम है। जी, और ये कैसे हो रहा, आपकी निगरानी में ये कैसे हो रहा? सीताराम जी, ये हम चाहते हैं। सदन से इसकी संबद्धता क्या है इसको अरे हम अरे किसी को आपत्ति नहीं है। मैं एक मिनट, रूलिंग दी है। एक मंत्री को सुन तो लीजिए आप। क्या नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं आपको कर रहा है। आप इनको कोई सुन गिरफ्तार लीजिए, नहीं कर आपको रहा पसंद है। ना आए तो आपकी एक बात चीज, कहते मुझे रहिए। आप जो है वो 15-20 मिनट का समय दीजिए। मैं इसका अभी चिट्ठी मुझे मिली है आपकी ने जो चेयर को दी है, हम उसका पता लगाते हैं कि वो चिट्ठी जिस अधिकारी ने लिखी है किन कारणों से लिखी है। उसके बाद मैं आपको 15 सदन में आकर के बताने वाले आकर के आपको हम बताएंगे। हम तो जा रहे हैं साहब 5 बजे और आप चेयर में बैठे हैं। मैं एक संसद होने के नाते इस हाउस का मैं आपको पहले से इतला देते हुए कह रहा हूं 5 बजे मैं मेन गेट से पैदल जाऊंगा राष्ट्रपति भवन तक। अगर आप हमें मंजूरी नहीं देते, गिरफ्तार करेंगे तो करिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन बैठेंगे सर, जैसे कि जवाब तो चेयर से सुन ले, हम तो जा रहे हैं। आपने सूचना दे दी, चेयर ने रूलिंग दी है, ठीक है ना, चेयर की रूलिंग है। तो अभी रूलिंग है ना अपनी जगह पर, रूलिंग कहीं गई नहीं है। आप बाकी की बातें आपको जो करना है आप अपनी तय करते जाइए। शरद जी ये आप बैठ जाइए सब लोग। कमिश्नर का मेरे ऑफिस में लेटर आया बाकायदा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बाकायदा उन्होंने कहा कि 144 यहाँ लगी हुई है। वही कॉपी दिया मैंने, मेरे को और हाँ आपने दी ना। और 144 जो है वो एमपी पे लगी है। एमपीओ के लिए 144 होती है। और इस राष्ट्रपति भवन के लिए हमने कितनी बार मार्च किया, लगभग 7 बार। और अडवाणी जी के साथ भी मैंने किया, अडवाणी जी के साथ भी किया, बीजेपी के लोगों के साथ कई बार किया है। हम एनडीए में थे, हमने मार्च किया है मिल करके। इसलिए नकवी जी ये बाकायदा पत्र जो है वो सही है, वाजिब है और हमारे ऑफिस में आया, क्योंकि ये सारी चीज को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो ये आया है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है, क्यों नबी साहब असिस्टेंट एसीपी है और इसकी सूचना मैंने सभी पार्टी के लोगों को दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम आप रोकें या नहीं रोकें, रोकेंगे नहीं, हम सब जाएंगे। और यदि इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो आपकी सरकार के लिए ये बहुत ही अनुचित होगा। ये एक बार की परंपरा नहीं है, ये कई बार की परंपरा है। आप भी उस परंपरा में हमारे साथ रहे हैं, इसलिए ये मामला जो है वो गंभीर है। और आप एज ए मिनिस्टर इस बात की एश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया संज्ञान में, सदन के संज्ञान में ये बात आ गई है। नहीं, और इसलिए नहीं आई। माननीय मंत्री जी ने कहा, पीठ ने निर्देश दिया कि माननीय मंत्री जी सरकार को कि ये नहीं होना चाहिए, और माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा
कि कोई नहीं रोक रहा है, आप लोग जाएंगे। ये प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए, प्रोसीडिंग में है लिखा हुआ। आपको राष्ट्रपति जी से मिलने से कोई नहीं रोक रहा है। आप जाइए। एक चीज दूसरी चीज, जो अभी चिट्ठी आई है, नहीं हमने जो अभी चिट्ठी आई है सीताराम जी, जो अभी चिट्ठी आई है, एक ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को हम गए हैं वहां पर, और जाकर के वस्तु स्थिति के बाद आपके पास यहाँ भी आ रहे हैं हाउस में, आपको आपके लोकतांत्रिक अधिकार, आपके जनतांत्रिक अधिकार को कोई नहीं रोक सकता। ये अभी भी हम कह रहे हैं। एक ही बात सुन लीजिए, अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तार अगर होंगे तो आपका जो है संरक्षण चाहिए। प्रिविलेज तो होगा ही, लेकिन हम तो जाने वाले हैं। जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो उसके लिए सब स्वतंत्र हैं। चलिए भूपेंद्र सिंह जी। वे बजट जो यहाँ चर्चा चल रही है सर, मैं ये जानना चाहूंगा, सुरेश प्रभु जी और मनोज जी दोनों मंत्री हैं, एक अर्बन है और एक रूरल बेस से हैं, और खास करके सर उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ, रेल में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बार बार मैं यहाँ ये हाउस से निवेदन करता हूँ कि क्या पॉलिसी हमारी बनती है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, 5 साल का जो प्लान बनता है उसमें जो पिछड़ा इलाका है उसके लिए क्या किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ, मैं जानता हूं कि दोनों मंत्री बहुत ही इफेक्टिव हैं, और सुरेश प्रभु जी, मैं तो तभी मानूंगा कि जो काम होता है उससे बाहर जाके उठ के, मैं ये कहता हूं वही टीचर सबसे अच्छा होता है। जो टीचर, जो लड़का फेल होता है उसको ला के बिठा के पास कराता है, वही टीचर माना जाता है द बेस्ट एफिशिएंट टीचर। वही रेलवे मिनिस्टर आज आपके पास चैलेंज है, आप जाके देखिए उड़ीसा का मैप, इंडियन रेलवे के अंदर में कहां पे भी नहीं दिखेगा आपको उड़ीसा। आज 7 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने रेल भी नहीं देखी है, ट्रेन कैसी है, उनके लिए एक टूरिज्म है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है अगर वो ट्रेन देखते हैं आज पहाड़ी इलाके में। और हमारे मुख्यमंत्री ने आके आपसे मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, हमारी कमेटियां आके बार बार मिलती हैं, एक बार नहीं, स्पीकर के लेवल पे उड़ीसा में एक हमारी जो कमेटी है वो आके बार बार मिलती है। ये क्या है कि आप उड़ीसा के लिए विशेष करके आप ध्यान देंगे, मेरी ये आपसे निवेदन है। समय नहीं है सर, खाली मैं अपनी ट्रेनों का कितना बात करूंगा 5 मिनट में। नहीं, 1 मिनट, 3 मिनट का समय 1 मिनट में आप खत्म करिए। मैंने 5 मिनट में कुल समय आपको 3 मिनट मिला। नहीं सर, 5 मिनट में डिप्टी चेयरमैन से बात करके आया था, 5 मिनट बोले हैं वो, 5 मिनट बोले हैं वो मुझे। पर सर आप टाइम मत लीजिए, 4 मिनट हो गए। उड़ीसा का केबीके डिस्ट्रिक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक स्पेशल रीजन माना है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आपने उठा दिया 14 फाइनेंस कमीशन ने, लेकिन स्पेशल कैटेगरी ये 8 जिले हैं, 80 ब्लॉक हैं केबीके के, जहां पे 10:90% का रेशियो चलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी को, जिन्होंने हाथ बढ़ाया आपके साथ। उन्होंने कहा कि आप बलांगीर रेलवे लाइन 94-95 में शुरू हुई, लांजीगढ़ जूनागढ़ लाइन 93-94 से सैंक्शन होकर शुरू हुई, और उसमें 50% हम देना चाहते हैं। एस्टिमेट कॉस्ट था उसका 1000 करोड़, आज अगर उसको आप नहीं बनाएंगे 7000 करोड़ जाएगा, तो उसका 50% हम नहीं देंगे। हम 50% जो डीपीआर बना था, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1000 करोड़ की बनी थी, उसके ऊपर 50% हम लेंगे। आप या तो उसके ऊपर एक डिसाइड कीजिए कैसा करेंगे। सर कालाहांडी सबसे पिछड़ा इलाका है, केबीके का पिछड़ा इलाका, और आज वहां पे सर एक ट्रेन अभी चली है, वहां 1 साल हुआ है, 1.5 साल, और वहां से सर वाइजैक को जाने के लिए एक हम इंटरसिटी मांगे हैं, एक जूनागढ़ से भवानीपटना होते हुए विशाखापट्टनम, एक जूनागढ़ भवानीपटना होते हुए एक रायपुर दुर्ग तक जाने के लिए इंटरसिटी ट्रेन बार बार मांग करते हैं हम। समता ट्रेन जो जाती है विशाखापट्टनम से दिल्ली तक, उसको अमृतसर तक एक्सटेंड करने के लिए बार बार डिमांड किया गया है, और वो गौड़ा जी ने एग्री किया था। ऐसा ना हो सर कि मंत्री परिवर्तन हो जाए तो पॉलिसी चेंज ना हो, सेक्रेटरी परिवर्तन हो जाए तो पॉलिसी चेंज ना हो। यह सबसे खेद की बात है हमारे देश में, यह बहुत ही दुख की बात है। और वहीं जो कमिटमेंट हुआ है उसको कम से कम रक्षा कीजिए। ईस्ट कोस्ट का हमारा जो है वहां बनाया गया है ऑफिस, उसको कुछ अधिकार दीजिए। कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री नरला में बनाने के लिए आपने वादा किया, और एक वैगन फैक्ट्री हमारे मुख्यमंत्री गंजाम जिला सितलापल्ली में आपने बनाने के लिए वादा किया। आज वहां पे हम चाहते हैं कि विशेष करके जो ट्रेन की मांगे हैं वहां, आज संबलपुर से लेके कंधमाल देते हुए, फुलवानी से लेके हुए बरहमपुर तक ट्रेन हमने मांगी है।
कांटावांजी से लेके खरियार देते हुए अम्पानी देते हुए नौरंगपुर तक, जयपुर तक हमने ट्रेन मांगी है। लांजीगढ़ जूनागढ़ को एक्सटेंड करने के लिए हमने कहा है कि उसको अंबागुड़ा किया जाए और वो 1279 करोड़ का वो बजट एस्टिमेट हुआ है। वो ट्रेनें जो हैं उस इलाके में सर, और एक मिनट, वो जो ट्रेनें हैं उसको आप दया करके किसी भी तरीके से उसको चलाइए। यहाँ मांग है हमारी कि आप जो ईस्ट कोस्ट है उसमें कितने कोचों की डिमांड है हमें। ये जो एक नई ट्रेन विद इन द जोन, आपके जो 6 या 8 जोन है उसमें अगर कोई नई ट्रेन चलाई जाती है तो वो अधिकार उनके पास होना चाहिए। आप जो टेंडर कॉल करते हैं इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। ये दिल्ली में नहीं बैठ के, हम जानते हैं सुरेश जी, मनोज जी, आप लोग ये करने जा रहे हैं, तो ये अगर कर रहे हैं तो बहुत ही हम इसका स्वागत करते हैं। आप कुछ पावर अथॉरिटीज डीआरएम को दीजिए, वहां पे टाइम सेव इज मनी सेव कंसेप्ट सुरेश जी आपसे ज्यादा कौन जानेगा। मैं 80 से ये बात कर रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी दुखदायक घटना यह है कि हमारा प्राइस एस्केलेशन होते हुए बढ़ते बढ़ते जाता है। सबसे काम पे टाइम पे अगर हम प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करते हैं तो यही दुखदायक बात है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, इसीलिए कि हमारी जो कोचेस फैक्ट्री है और न्यू ट्रेन जो कोच चाहते हैं हम, उसके लिए दीजिए। एक ट्रेन भुवनेश्वर से सब खड़गपुर होते हुए दिल्ली आती है, एक ट्रेन भुवनेश्वर से होते हुए बरहमपुर होते हुए, एक कालाहंडी होते हुए और टिटलागढ़ होते हुए दिल्ली आने के लिए बार बार हम निवेदन करते हैं वो ट्रेनें देने के लिए। आपने कोई घोषणा यहाँ नहीं की है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आप जरूर इधर ध्यान देंगे। हमारी ये जो मांगे हैं छोटी छोटी ट्रेन, नई ट्रेनें चलाने की, इसके ऊपर आप हमें पूरी उम्मीद है कि बैकवर्ड एरिया जो है उसके लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस बैकवर्ड एरिया के लिए वो 7 जिले के लोगों को, सुरेश जी, मनोज जी और प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, अगर आप उनको एक ट्रेन दिखा देंगे तो उनके लिए प्रेसिडेंट्स अवार्ड से बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे लोग हैं जो कि पैसा देके वो दिल्ली आ नहीं सकते और ट्रेन देखने, कैसी अच्छी ट्रेनें हैं देखने जा नहीं सकते। इसीलिए ये कीजिए। और सबसे टूरिज्म का, अगर आने वाले 20 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर अगर इंडिया का टूरिज्म सेक्टर अगर किसी को देखना होगा तो वो उड़ीसा है, वो बंगाल है, वो नॉर्थ ईस्ट है, और ईस्टर्न इंडिया में जो कुदरत ने दिया है वो सब वहां पे है। उसको अगर आप अपनी रेलवे को बढ़ाना चाहते हैं वहां बढ़ाइए। और आज मैं ये उम्मीद करूंगा कि रेलवे में कैसे सर लॉस होगा। आपके पास जो स्क्रैप है, मैं सुझाव दे रहा हूं साहब, हो गया नहीं, आपके पास जो सुझाव मैं दे रहा हूं, जो जितना स्क्रैप पड़ा है उसको आप संभालिए, उसको ऑक्शन कीजिए, अपना रेवेन्यू क्रिएट कीजिए। आपके पास जितनी लैंड है आज, जितनी जमीन है, उसका सही से उपयोग करिए। सर पूरी कोणार्क, सर हमारा जो सर हमारा जो सर नवकलेवर प्रभु जगन्नाथ जी का जो हो रहा है वहां, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है बारंग से डबल लाइन, कनास से पुरी को डबल लाइन, वो ट्रेन करने के लिए तालचेर से संबलपुर की लाइन और संबलपुर से टिटलागढ़ देते हुए रेलवे अपना रायपुर की जो लाइन डबल लाइन है सर, वो एरिया जो आज तक पड़ा हुआ है 1934 में जो अंग्रेजों ने किया था, 1934 में अंग्रेजों ने जो किया था, उसके बाद से आज तक वहां ध्यान नहीं दी गई है। आप उसका श्रेय लीजिए, आप उसका श्रेय लीजिए। अगर आपको काम करना है, मैदान खुला है उड़ीसा में, जो आज आपके इंडियन रेलवे मैप में दिखाई आपको देगा। मुझे कहना पड़ेगा कि रिकॉर्ड में कुछ ना जाए। मैं इसी उम्मीदों के साथ मैं उम्मीद करूंगा सुरेश प्रभु जी, आप जरूर इसके ऊपर ध्यान देके आप आने वाले बजट से पहले कुछ दिखाएंगे कि उड़ीसा में आपने ये कार्य किया है और उड़ीसा के आदिवासी गरीब लोगों के पास आपका सम्मान आपकी सरकार का बढ़ेगा। ये श्रेय आपको जाएगा, ये श्रेय आपको जा रहा है। हम 50% वैष्णव जी परिधा खड़े हो गए, अपना वक्तव्य शुरू करें। अभी